हिंदुस्तान में एक ही हिल स्टेशन ऐसा है जहां गाड़ी नहीं चल सकती, माथेरान। वहां कोई कार नहीं जाती, कोई बाइक नहीं जाती, रिक्शा भी नहीं जाती। आप अपनी गाड़ी दस्तूरी नाका पे छोड़ सकते हो बस, और उसके आगे सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं: घोड़ा, हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ी या अपने खुद के पैर। अब इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जब तक ये कहानी खत्म होगी आपको ये बात सबसे ज्यादा डराएगी। क्योंकि अगर आधी रात को माथेरान में आपके साथ कुछ हो जाए तो वहां कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई पुलिस जीप लेके नहीं आ सकती, और तो और आप वहां से भाग भी नहीं सकते। आप सिर्फ चल सकते हो, और कोहरे में रात के 2 बजे जंगल के बीच आप कितना चलोगे। गाइस, आज की ये जो कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े की है, जो अपने हनीमून पे माथेरान गए थे। 3 रात की बुकिंग थी और उन्होंने चेक इन तो किया, लेकिन उस कॉटेज के रजिस्टर में उनका चेकआउट आज तक नहीं लिखा गया। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और एक बात, आप मेरी कहानियां स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। तो अब ये कहानी शुरू होती है। मानसून का आखिरी हफ्ता, माथेरान का मौसम इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अजीब भी लग रहा था, है ना। पूरा पहाड़ एक सफेद कोहरे में डूबा हुआ है, जमीन का रंग गहरा लाल है, माथेरान की मिट्टी ही लाल है एक्चुअली, और बारिश के बाद वो लाल कीचड़ बन जाता है जो आपके जूतों पे, कपड़ों पे, हर जगह पे चिपक जाता है, बहुत गंदा सा लगता है। और माथेरान में उस समय ऐसा भी लग रहा था कि पूरा पहाड़ किसी तो चीज में भीगा हुआ है। दोनों तरफ घना जंगल है, पेड़ों पे बहुत सारे बंदर, 100, 200, 1000 पता नहीं कितने बंदर रहते हैं वहां पे। और ऊपर से छोटी सी एक नैरो ब्रिज पे एक पटरी जाती है जिसपे वो मशहूर टॉय ट्रेन चलती है। और इस कोहरे के बीच लुइसिया पॉइंट की तरफ जाने वाले एक कच्चे रास्ते पे जंगल के अंदर साल 1907 की बनी हुई एक ब्रिटिश जमाने की कोठी खड़ी है। लकड़ी का बड़ा सा वरांदा है, 3 की धलवा वाली छत है जिसपे बारिश की आवाज एकदम ड्रम जैसी बजती है, और गेट पे एक लोहे की प्लेट जिसपे आज भी साफ लिखा हुआ है सिल्वरडेल EST 1907। गाइस, कबीर और सानिया की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन उन दोनों का हनीमून आज भी बाकी था। इसीलिए सानिया ने कबीर से कहा था कि वो माथेरान जाना चाहती है। अब कबीर पहले से ही एक 5 स्टार होटल में असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब उसका पूरा करियर ही मेहमान नवाजी का है। वो हमेशा कहता है, मैं होटल के अंदर घुसता हूं और मुझे 2 मिनट में पता चल जाता है कि जगह कैसी है। और इसी कुछ वजह से उसने माथेरान का सिल्वरडेल बुक किया था। वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि फाइनली अब वो दोनों अपना हनीमून मना पाएंगे। कबीर और सानिया दस्तूरी नाका पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। भाऊ अपने घोड़े लेके आते हैं। कबीर कहता है, भाऊ सिल्वरडेल कॉटेज चलना है, लुइसिया पॉइंट के रास्ते पे है शायद। और भाऊ के हाथ में जो घोड़े की लगाम थी वो रुक जाती है। कहते हैं, साहब वो वाली कोठी? फिर कबीर कहता है, हाँ ऑनलाइन बुकिंग है, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाऊ कुछ देर चुप रहते हैं, फिर बोलता है, नहीं नहीं साहब, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं आपको गेट तक छोड़ूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। सानिया पूछती है, क्यों नहीं आओगे अंदर? फिर भाऊ बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, मैडम मेरे बाप में कभी हिम्मत नहीं हुई उस गेट के अंदर जाने की, बस चलिए छोड़िए, बस ऐसा समझिए कि रिवाज है, आप टेंशन मत लीजिए। रास्ता शुरू होता है। कोहरा इतना घना है कि 10 फीट आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। घोड़े के पैरों की आवाज लाल कीचड़ में धक धक करके गूंज रही है। दोनों तरफ पेड़ों पे बंदरों का शोर है, लगातार तेज, पूरा जंगल बोल रहा था। और फिर अचानक सब कुछ चुप हो जाता है, पूरा जंगल 1 सेकंड में। एक भी बंदर नहीं बोलता, एक भी बंदर की चीख नहीं सुनाई दे रही। सानिया रुकती है और वो देखती है कि पूरे पेड़ के सारे बंदर, 100 से ज्यादा है शायद से, अपना सर घुमा के एक ही तरफ देख रहे हैं, रास्ते के उस मोड़ की तरफ। वो उस मोड़ की तरफ देखती है, कोहरे में कुछ भी नहीं है। वो वापस मुड़ती है और उसके बिल्कुल सामने 1 फुट की दूरी पे एक आदमी खड़ा है, सफेद कुर्ता, कंधे पे शॉल, आंखें सीधी उसकी आंखों में। घोड़ा जोर से खिनखिनाता है और पीछे उछलता है। सानिया जमीन पे गिर जाती है और पूरे जंगल के बंदर एक साथ चीखते हुए निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब कबीर उसे उठाता है, रास्ते पे कोई नहीं है, सिर्फ लाल कीचड़ है, और उस कीचड़ में जूतों के निशान हैं जो सिल्वरडेल के गेट की तरफ जा रहे हैं। सिल्वरडेल का गेट खुला हुआ है और वेरांदा पे एक बुजुर्ग खड़े हैं, हाथ में चाय की ट्रे है। कहते हैं, आओ आओ बेटा,
बिक गए ना दोनों। मैं कह ही रहा था ना, लोग बहुत देर से पहुंचते हैं इस मौसम में। कबीर हाथ जोड़ता है, सर आप कौन? हमने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी, किसी अंजलि मैडम से बात हुई थी। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अंजलि, हाँ वो बुकिंग्स देखती है, मैं सिर्फ घर देखता हूँ। मैं रुस्तम दारू वाला, ये घर मेरा ही है। और फिर वो चीज़ होती है जो कबीर को पहले ही दिन अजीब लगती है। रुस्तम उनका सामान उठाने लगते हैं। कबीर मना करता है, कहता है सर आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। और रुस्तम बिल्कुल नरमी से कहता है, दिकरा तुम मेहमान हो, मेहमान अपना सामान नहीं उठाता, ये घर का उसूल है समझो। अंदर घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लकड़ी का फर्श, पुराना फायर प्लेस, दीवार पे 1930 से 40 का ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ और एक बड़ा डाइनिंग टेबल जिस पे ठीक 5 कुर्सियाँ लगी हुई है। 2 लोग रुकने वाले हैं और 5 कुर्सियाँ। रात को रुस्तम खुद खाना परोसता है, बात करता है, हंसता है, अपनी बीवी धुन के किस्से सुनाता है जो 20 साल पहले ही चल बसी थी। कबीर और सानिया को लगता है कि इतना प्यारा होस्ट उन्होंने आज तक नहीं देखा। सोने से पहले रुस्तम सिर्फ एक बात कहता है, रात को कॉरिडोर में लाइट नहीं जलती, पुरानी वायरिंग है। और बेटा एक बात, रात को दरवाजे मत गिनना, नींद खराब हो जाती है। फिर वो ये भी कहता है कि मैंने आपको नीचे देखा था, दरवाजे गिन रहे थे, कितनी सारी चीज़ें आप गिन रहे थे। सानिया के हाथ में ग्लास रुक जाता है। तो शाम को कॉरिडोर के दरवाजे गिने तो थे, 5 थे, लेकिन जब वो गिन रही थी तो आसपास कोई था नहीं। तो इन्होंने कहाँ से देखा? उस रात 2 बजे सानिया की आंखें खुलती है, बाहर बारिश हो रही है, कबीर गहरी नींद में है। अब कॉरिडोर से एक आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई बर्तन रख रहा है, चाय के कप हैं। सानिया दरवाज़ा खोलती है, कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा है। वो अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है और गिनना शुरू करती है जो उसकी आदत है, 1 2 3 4 5 6। कॉरिडोर के आखिर में जहाँ पहले सिर्फ दीवार थी, वहाँ अब एक छठा दरवाज़ा है और वो आधा खुला है और अंदर से पीली सी रोशनी आ रही है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है, दरवाजे के पास पहुँचती है, अंदर झांकती है। अंदर एक छोटा कमरा है और कुर्सी पे एक आदमी बैठा है, पीठ उसकी तरफ है। उसके सामने एक मेज़ यानी एक टेबल या फिर आप उसको टिपॉय कह सकते हो, उस पर चाय के 2 कप रखे हैं। दोनों कप से अभी भी भाप उठ रही है और वो आदमी बिना मुड़े कहता है, बेटा तुम लेट हो गए, चाय ठंडी हो गई होगी। और उस आदमी का सर अपने आप कंधे पे से एकदम से झटके के साथ पूरा पीछे घूमता है। शरीर वैसे का वैसा, सिर्फ गर्दन 180 डिग्री। रुस्तम का चेहरा वही मुस्कुराहट, लेकिन आंखों की जगह 2 काले खड्डे। और पूरे कॉरिडोर के दरवाजे एक साथ अपने आप बंद होने लगते हैं। सानिया चीखती हुई भागती है। कबीर बाहर आता है, लाइट जलाता है। कॉरिडोर में 5 दरवाजे हैं, छठा कहीं नहीं है, सिर्फ दीवार है। अगली सुबह दोनों मार्केट भागते हैं। कबीर अंजलि मैडम का नंबर लगाता है। द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। वो उस कॉटेज की बुकिंग वेबसाइट खोलता है और वहाँ पे सिल्वरडेल कॉटेज की लिस्टिंग ही नहीं थी, गायब थी। उसके फ़ोन में सिर्फ एक कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट बचा था। फिर दोनों ये सब कुछ भुलाकर मार्केट की ओर निकलते हैं। वहाँ एक चिक्की की दुकान है जो कि नारायण काका चलाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो उन्होंने कबीर और सानिया के साथ बातचीत करने लगते हैं। वो और बातों बातों में कबीर बोल देता है कि काका हम सिल्वरडेल में रुके हुए हैं। नारायण काका जो कि चिक्की तोल रहे थे, तोलना बंद कर देते हैं, तराजू नीचे रखते हैं और बोलते हैं, बेटा बैठो और ध्यान से सुनो। वहाँ का जो मकान मालिक था, रुस्तम दारू वाला, बहुत अच्छा आदमी था, पूरे माथेरान में सबसे अच्छा। उसकी बीवी धुन 1958 में चली गई, बच्चे थे नहीं और अकेले घर में रहना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपना घर गेस्ट हाउस बना दिया था। वो हमेशा कहता था कि घर में आवाज़ें रहनी चाहिए और वो मेहमानों का ऐसा ख्याल रखता था जैसा आज कोई भी नहीं रखता। खुद खाना बनाता था, खुद परोसता था, खुद सामान उठाता था। जब कोई गेस्ट जाता था ना, तो रुस्तम गेट तक छोड़ने आता था।
जो गेस्ट चले जाते थे उनके जुदाई की वजह से वो 2 दिन तक उदास रहता था। सानिया पूछती है उन्हें हुआ क्या था। नारायण काका की आवाज़ एकदम धीमी हो जाती है और वो कहते हैं कि 1978 का मानसून, बहुत भारी बारिश थी, पूरा माथेरान बंद, टॉय ट्रेन बंद, रास्ते बंद। उस साल एक भी गेस्ट नहीं आया था। रुस्तम अकेला उस घर में था। उसकी तबीयत खराब हुई और बेटा यहाँ गाड़ी नहीं चलती, कोई एम्बुलेंस नहीं आती, नीचे खबर पहुँचने में ही कुछ 2 दिन लग गए थे। वो 11 दिन बाद मिला। डाइनिंग टेबल पे 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी, टेबल पे खाना लगा हुआ था और उसके हाथ में गेस्ट रजिस्टर खुला हुआ था। मतलब समझिए वो मेहमानों का इंतज़ार करते करते मर गया। कबीर धीरे से पूछता है, काका उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ उसके आगे? फिर वो काका कहते हैं उसके बाद उस घर में कई लोग रुके, कुछ लोग वापस आ गए, कुछ नहीं है। काका उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा आज ही निकल जाओ और एक बात कान खोल के सुन लेना और एक बात याद रखना, उस घर में कभी ये मत बोलना कि तुम जा रहे हो। उस शाम दोनों निकलने का फैसला करते हैं। दस्तूरी नाका का रास्ता शॉर्लेट लेक के किनारे से होके जाता है। कोहरा उतर चुका था तो झील का पानी बिल्कुल स्थिर है, एकदम काले कांच जैसा लग रहा था। सानिया चलते चलते झील में दिखती है। पानी में पूरा आसमान रिफ्लेक्ट हो रहा था, पेड़ रिफ्लेक्ट हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। और उनके अपने 2 शरीर भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे और उनके रिफ्लेक्शन के पीछे पानी में एक पूरी कतार में लोग खड़े हैं। 8, 10, 12 अलग अलग ज़माने के कपड़ों में, कुछ 70 के दशक के, कुछ 80 के, कुछ बिल्कुल एकदम नए, सब झील में हैं। उनके पीछे खड़े हैं, सबके सब अलग अलग दशक के और सबके सब मुस्कुरा रहे हैं। सानिया पलट के पीछे देखती है, रास्ता खाली है। वो वापस पानी में दिखती है और पानी के अंदर से उन सब लोगों के हाथ एक साथ ऊपर आते हैं और उनमें से एक हाथ सानिया की साड़ी का पल्लू पकड़ के पूरी ताकत से नीचे खींचता है। कबीर उसे पकड़ता है, दोनों किनारे पे गिर जाते हैं और 1 सेकंड में झील वापस स्थिर हो जाती है बिना एक लहर के। सानिया का पल्लू का कोना गीला है और उस पे लाल मिट्टी के उंगलियों के निशान हैं। दोनों भागते हैं, कोहरा फिर से उतर आता है। इस बार इतना घना कि 3 फीट आगे कुछ नहीं दिखता। वो दस्तूरी नाका की तरफ चलते हैं, चलते रहते हैं। 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा और फिर कोहरे में से एक लोहे का गेट उभरता है जिस पे साफ लिखा हुआ रहता है सिल्वरडेल, EST 1907। वो वापस वहीं पहुंच गए। दोनों फिर मुड़ते हैं, फिर चलते हैं, फिर वही गेट, तीसरी बार फिर वही गेट। फिर इस बार कबीर घुटनों पे बैठ जाता है और वरांदा पे रुस्तम खड़े हैं, लालटेन हाथ में लिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नर्म। वो कहते हैं कितना भीग गए हो दोनों, अंदर आओ। कबीर चिल्लाता है आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो? रुस्तम लालटेन उठाते हैं। उसकी रोशनी में पहली बार उन्हें दिखता है कि रुस्तम के पैरों के नीचे लाल मिट्टी पे कोई भी निशान नहीं बन रहा है, एक भी नहीं। और वो बिल्कुल धीरे से मुस्कुरा के कहते हैं डिकरा मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं बस दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा। और उसी सेकंड पूरे घर की हर खिड़कियां एक साथ खुल जाती है, अंदर की हर मोमबत्ती एक साथ जल जाती है और डाइनिंग रूम से 5 कुर्सियां के घसीटने की आवाज़ आती है जैसे कोई तो बैठने की तैयारी कर रहा हो। 3 दिन बाद भाव अपने घोड़े लेके दस्तूरी नाके पे खड़े थे। वो अंदर देखता है तो अंदर कुछ सूटकेसेस पड़े हैं उनकी गाड़ी में और साथ में एक हनीमून पैकेज का फ्लायर भी था। वो सोचते सोचते नारायण काका की दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं कि कुछ पता चला? नारायण काका बोलते हैं कि नहीं, अभी तक नहीं। भाव बोलते हैं कि क्या लगता है उनकी भी लाश उस चार्लेट लेक के पास ही मिलेगी जैसे बाकी लोगों की मिलती है? काका बोलते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि रुस्तम की आत्मा ने बाकियों की तरह उन्हें भी वहीं पर छोड़ दिया। भाव ने कहा कि जो मेरे उसूल हैं आज मैं उन्हें तोड़ना चाहता हूँ, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ कर आऊँगा उस कोठी में। भाव जब वहाँ पहुँचे तब उन्हें कोठी खाली मिली, धूल से भरी हुई, छत
टूटी हुई, 1978 से बंद पड़ी हुई। अंदर बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, बस डाइनिंग रूम में एक मेज़ थी, उस पर 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी और मेज़ पे एक पुराना गैस रजिस्टर खुला हुआ पड़ा था। उसके आखिरी पन्ने पे एक बहुत खूबसूरत पुरानी लिखावट में एक एंट्री लिखी थी, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, चेक इन 24 सितंबर, चेकआउट, और चेकआउट वाली जगह खाली छोड़ी गई थी। मिस्टर और मिसेस शर्मा कबीर और सानिया ही थे। चेक इन तो उन्होंने किया था लेकिन कभी चेकआउट नहीं कर पाए। यहाँ पे काका वहाँ से भाग के निकल ही रहे थे कि उन्हें पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, आओ आओ, भीग गए ना, अंदर आ जाओ। तो गाइस, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस कहानी का भूत एक बुरा आदमी नहीं था। रुस्तम दारूवाला ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो बस एक ऐसा इंसान था जिसे अकेलापन अंदर से खा गया था और जो अपनी मौत के वक्त भी मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। तो आप बताइए, अगर वो ये बात नहीं बोलते, अगर वो चुपचाप एक सुबह निकल जाते, मतलब अगर वो ये नहीं कहते कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते, तो क्या वो लोग बच सकते थे? या रुस्तम ने उन्हें उसी दिन चुन लिया था जिस दिन उन्होंने उस गेट पे अपने कदम रखे थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरी ऐसी ही कहानी आपको स्पॉटिफाई पे भी सुनने मिल सकती है बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। शुक्रिया।